विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लिखाऊं इसमें? देखो इसमें कॉमन से प्रश्न पूछ लेते ऐसे कि WTO की स्थापना कब हुई, तो आपको पता है 1 जनवरी 1995 में। अब पूछ ले भाई किसके स्थान पर हुई, तो आपका उत्तर होना चाहिए गेट के स्थान पर। किसके स्थान पर है? गेट, मतलब GATT, गेट के स्थान पर हुई। क्लियर थी बात? फिर आपको प्रश्न ये पूछ ले कि भाई WTO की स्थापना कौन से दौर, मतलब एक यूरुग्वे दौर, कौन सा हुआ था? यूरुग्वे दौर, मतलब इसका राउंड यूरुग्वे दौर के दौरान हुई थी। इस तरह से आपके कॉमन प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या फिर WTO का मुख्यालय वगैरह पूछा जा सकता है, WTO के कार्य पूछे जा सकते हैं। लिखो, आप लिखो भाई, थ्योरी से इसमें कोई समझाना नहीं, लिख लो अपने अपने। लिखो WTO की स्थापना, WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को यूरुग्वे दौरे की समाप्ति, यूरुग्वे दौरे की समाप्ति के बाद गेट के स्थान पर हुई। उरुग्वे, यूरुग्वे, कई बार अलग अलग किताब, उरुग्वे भी लिखा हुआ है, देखो उरुग्वे भी मिल सकता है। और आपके जो 11th 10th की उसमें यूरुग्वे लिखा हुआ है, तो उसमें गलत नहीं होगा, यूरुग्वे उरुग्वे समझ जाओगे आप। अरे उरुग्वे कई बार आपको यूरुग्वे भी मिल जाएगा, ये है। अरे दोनों को नहीं, यही कौन सा उरुग्वे है? देखो आप ऐसा कर लो, उरुग्वे लिख लो, उरुग्वे करो आप, उरुग्वे दौर, मतलब WTO की स्थापना कौन से दौर में हुई थी? उरुग्वे दौर में। देखो ये उरुग्वे लेना, ये कर लो आप, उरुग्वे कर लो भाई। मैं इसलिए लिखा है, कई किताबों में क्या है, ज्यादातर मैंने यूरुग्वे देखा है, यूरुग्वे किताबा से ऐसे उठा लेता हूं तो यूरुग्वे आ जाता है, कई बार उरुग्वे आ जाता है। तो ये उरुग्वे गया, 10th की क्लास में कौन सा है? उरुग्वे थे, ओ कर लो, दे दो, ठीक है। हाँ ठीक है, विवाद भाई, दोनों तो ऑप्शन में आएंगे नहीं, तो टेंशन मत लो चीज की। हाँ, उरुग्वे दौर की समाप्ति पर गेट के स्थान पर लिख लिया आपने ये बात। चलो तो आगे लिखो, है गेट के सभी राष्ट्रों ने, तने एक बात तो मैं थाने यारो बया तो नॉलेज को नहीं, तने कोई चीज मिल जाए ना तो बिके पड़ जाओ पीछे, तरफ आ बड़ी खराब आदत है। बिम थे कि अपना बड़ा इंटेलिजेंट बन ला जो, मतलब कोई चीज हो तो उसके देखो मिस्टेक कोई आदमी से हुआ है, मशीन से कोई मिस्टेक नहीं होती। ये कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है, ये कोई आप इंटेलिजेंट बनाओ, ये कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है। तो आराम से पढ़ो, तो गलत थोड़ी लिखा रही हूँ, कोई चीज हो जाए मिस्टेक तो फिर आप संशोधन कर लेंगे, तो बात है। तो भी चीज की तो टेंशन मत रहा क्या वो। चलो लिखो, आगे लिखो। अब वो कोई विवाद को विषय थोड़ी है कोई चीज, ले बैठ गई चीजें। हाँ, तो मैंने क्या लिखा दिया आपको कि एक मिनट सुनो, WTO की स्थापना, WTO की, दोबारा बोल रहा हूं मैंने आपको लिखा है WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को उरुग्वे दौर की समाप्ति पर किसके स्थान पर हुई थी? गेट के स्थान पर हुई थी। फिर लिखो, गेट के सभी सदस्य राष्ट्रों ने, गेट के सभी सदस्य राष्ट्रों ने WTO समझौते पर
हस्ताक्षर कर दिए, WTO समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। फिर लिखो भारत ने WTO की स्थापना समझौते पर, भारत ने WTO स्थापना समझौते पर, WTO स्थापना समझौते पर सहमति 30 दिसंबर 1994, ये थोड़ा मोस्ट कर लेना आप। भारत ने WTO समझौते पर सहमति कब दी? 30 दिसंबर 1994 में दी। ठीक है यहां तक? फिर लिखो भारत WTO का संस्थापक सदस्य है, संस्थापक सदस्य है। और यह भी बता दूं, गेट का भी संस्थापक सदस्य था। WTO का भी संस्थापक सदस्य है और भारत गेट का भी क्या था? संस्थापक सदस्य था। संस्थापक सदस्य मतलब स्थापना में इसका भी योगदान था। जब स्थापना समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे तो उसमें भारत ने भी हस्ताक्षर किए थे, भारत भी उसमें क्या था? सहमत था। आगे लिखो WTO का मुख्यालय जेनेवा। WTO का मुख्यालय कहां पर है भाई? जेनेवा। ब्रैकेट में लिख लेना स्विट्जरलैंड में है। इसकी वर्तमान सदस्य संख्या 164 है। इसकी वर्तमान सदस्य संख्या कितनी बताइए? 164 है। आगे लिखो गेट कोई GATT गेट कोई संस्था नहीं थी। गेट कोई संस्था नहीं थी, जबकि एक मिनट, गेट कोई संस्था नहीं थी, केवल एक वैधानिक व्यवस्था थी। गेट कोई संस्था नहीं थी, केवल एक वैधानिक व्यवस्था थी। देखो गेट कोई संस्था नहीं थी, इसका मतलब कोई कार्यालय वगैरह नहीं था इसका, ये केवल एक वैधानिक कानूनी व्यवस्था थी, सिर्फ एक। क्लियर आता है? फिर लिखो जबकि WTO एक स्थायी अंतरराष्ट्रीय संस्था है। एक स्थायी अंतरराष्ट्रीय संस्था है और इसका मुख्य कार्य यह है सुनिश्चित करना है कि वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कोमा लगाओ, सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मैंने आपको लिखा दिया वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। कोमा लगाओ, विदेशी निवेश, कोमा लगाओ, विदेशी संपदा अधिकार है, विदेशी नहीं, बौद्धिक संपदा अधिकार भाई, बौद्धिक
संपदा बौद्धिक संपदा अधिकार, बौद्धिक संपदा अधिकार इत्यादि, बौद्धिक संपदा अधिकार इत्यादि निश्चित नियमों, निश्चित नियमों के आधार पर, निश्चित नियमों के आधार पर निर्धारित हो, निश्चित नियमों के आधार पर निर्धारित हो। अब यहां से क्वेश्चन बनता है भाई, यहां से क्वेश्चन ये बनता है, प्रश्न आ जाए WTO का कार्य क्या है, WTO का क्या कार्य है। तो आपको एक तो ये बताया भाई वस्तुओं का व्यापार, वस्तुओं का व्यापार, और एक आपको बताया भाई सेवाओं का व्यापार है, और विदेशी निवेश, और बौद्धिक संपदा, बौद्धिक संपदा अधिकार, इनका निर्धारण क्या हो भाई। देखो ये जो है वो इत्यादि के है, नियमों के आधार पर क्या हो निर्धारित। तो कहने मतलब वस्तुओं के व्यापार के संबंध में रूल्स बने, नियम बने, सेवाओं के व्यापार के संबंध में रूल्स बने, नियम बने, वस्तुओं का और सेवाओं का व्यापार जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों के अकॉर्डिंग ही हो, और विदेशी निवेश के संबंध में भी नियम बने और विदेशी निवेश है वो नियमानुसार हो, और बौद्धिक संपदा अधिकार के संबंध में भी नियम बने। जैसे आपने सुना होगा पेटेंट, कॉपीराइट, नाम सुना हो ना आपको, पेटेंट और कॉपीराइट, ये क्या है भाई, ये बौद्धिक संपदा अधिकार है। पेटेंट और कॉपीराइट जानते हो क्या, पेटेंट और कॉपीराइट नहीं जानते। अरे पेटेंट का मतलब होता है कि कोई नया आविष्कार किया है तो उस नए आविष्कार का फायदा उसी को मिले, क्योंकि नया आविष्कार किया तो उसने अपनी बुद्धि लगाई है। देखो बुद्धि भी संपत्ति है भाई, कोई आदमी भौतिक संपत्ति से कमाता है, कोई अपनी बौद्धिक संपत्ति से कमाता है। बुद्धि भी तो आदमी की संपत्ति होती है। जैसे मान लो कि ये भवन है जिसके पास, वो कमा रहा है ना, क्योंकि उसके पास है संपत्ति है, और जिसके पास बुद्धि है वो भी कमा रहा है क्योंकि उसकी भी संपत्ति। अब देखो इस संपत्ति के ऊपर तो कोई कब्जा नहीं कर सकता क्योंकि इसके संबंध में तो रूल्स बना हुआ है, लेकिन बौद्धिक संपत्ति पर लोग कब्जा कर लेते थे। आविष्कार किसने किया, किताब किसने लिखी, खोज किसने किया, और उसकी नकल करके दूसरा कर देता है वो काम। तो फायदा जिसको, जिसकी बुद्धि लगी थी उसको मिलना चाहिए था, लेकिन नकल करके फायदा दूसरा लोग उठा लेते हैं। कहने मतलब उसकी संपत्ति की क्या हो गई, चोरी हो गई। समझ गए। तो इसके लिए नियम बनाना जरूरी है। तो इसके लिए पेटेंट और कॉपीराइट के नियम बनाए गए। तो पेटेंट और कॉपीराइट क्या है, बौद्धिक संपदा सुरक्षा अधिकार है ये दोनों। समझ गया तक, पेटेंट और कॉपी। तो पेटेंट तो ये हो गया। कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट एक लेखन के संबंध में अधिकार है कि भाई जिसने किताब लिख दी, जिसने कोई बुक लिख दी, तो उसकी कोई दूसरा उसकी अनुमति के बिना नकल नहीं करे। समझ गए नहीं, ये क्या है पेटेंट। देखो कॉपीराइट बेचा जाता है, पेटेंट बेचा जाता है। समझ गया तक, कॉपीराइट बेच दिया तो इसका मतलब वो उसका पैसा लेगा। भाई जैसे बिल्डिंग बेची तो मालिक पैसा लेगा कि नहीं लेगा, तो वैसे उसने कॉपीराइट का अधिकार किसी को दिया तो उसका पैसा लेगा। और यदि पेटेंट का अधिकार किसी को दिया, जैसे भारत की किसी कंपनी ने मान लो दवाई बना ली ऐसी, कोरोना की कोई दवाई बना ली ऐसी, और वो कहीं विश्व में कहीं नहीं है, समझ नहीं, तो दूसरे इसकी नकल करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसको क्या करवाना पड़ेगा, पेटेंट करवाना पड़ेगा। अगर पेटेंट नहीं करवाया है तो उसकी प्रक्रिया का दूसरा कोई भी नकल कर सकता है, उसको फायदा नहीं होगा। क्लियर यहां तक। तो बौद्धिक संपदा अधिकार कौन से हैं, तो आप इसमें याद रख जाए तो आप लिख लेना कौन से बताया मैंने, पेटेंट और कॉपीराइट। पेटेंट और कॉपीराइट ये क्या है, दोनों बौद्धिक संपदा अधिकार है। पेटेंट और कॉपीराइट है। तारी इच्छा हो तो लिख लो, नहीं कोई जरूरी थोड़ी आपने। भाई बौद्धिक संपदा अधिकार में ब्रैकेट में बना लिख लो ताकि कौन कौन सा बौद्धिक संपदा अधिकार, पेटेंट और कॉपीराइट।
याद आ जाता रहता, बहुत बढ़िया है, क्योंकि तो मुकाबले को नहीं कोई। तो ये जरूर याद रख लेना कि WTO के कार्य क्या है। देखो गेट में तो सिर्फ वस्तुओं के व्यापार से रिलेटेड था, उसमें सेवाएं नहीं थी, सेवाओं के व्यापार के संबंध में कोई समझौता नहीं था गेट में। लेकिन WTO में क्या है, सेवा भी आ गई इसके लिए। आगे लिखो, WTO की संधियों में, WTO की संधियों में, अरे WTO एक समझौता ही तो है कि WTO की संधियों में द्विपक्षीय और द्विपक्षीय द्विपक्षीय और बहुपक्षीय, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ाने हेतु, व्यापार को बढ़ाने हेतु वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं को भी स्थान दिया गया है। वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं को भी स्थान दिया गया है, ताकि द्विपक्षीय व्यापार बढ़े, बहुपक्षीय व्यापार बढ़े। तो इसके लिए वस्तुओं के साथ साथ किसको शामिल कर लिया, सेवाओं, क्योंकि सेवाओं का भी बड़ा व्यापार होता है। फिर लिखो, WTO समझौते के बाद, WTO समझौते के बाद भारत ने आयातों पर अनेक परिमाणात्मक प्रतिबंध हटाए हैं। अनेक परिमाणात्मक प्रतिबंध हटाए हैं और प्रशुल्क दरों को कम किया है, प्रशुल्क दरों को कम किया है। भाई WTO में भारत भी शामिल है, तो WTO के बाद में भारत ने क्या सुधार किया है या क्या परिवर्तन किया है? आयातों के ऊपर मात्रात्मक या परिमाणात्मक प्रतिबंध हटाए हैं और आयात प्रशुल्कों को क्या किया है, कम किया है। क्योंकि देखो WTO की स्थापना इसलिए हुई कि व्यापार के ऊपर जो मात्रात्मक प्रतिबंध लगे उनको आप हटाओ, आयातों के ऊपर जो प्रशुल्क, निर्यातों के ऊपर जो प्रशुल्क है उनको क्या करो, आप कम करो, ताकि विदेशी व्यापार बढ़े। फिर लिखो आगे, कुछ विद्वानों के अनुसार आप जैसे क्यों भाई कुछ विद्वानों के अनुसार WTO की सदस्यता का लाभ, WTO की सदस्यता का लाभ विकसित राष्ट्रों को ही हुआ है, विकसित राष्ट्रों को ही हुआ है। भारत जैसे विकसित राष्ट्रों को ही हुआ है। भारत जैसे विकासशील देशों को, भारत जैसे विकासशील देशों को WTO छलने की एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था है, छलने की एक व्यवस्था है। इसको दोबारा समझो आप भाई। कुछ विद्वानों का ये विचार है या कुछ विद्वानों का ये मानना है कि WTO है वो तो केवल विकसित राष्ट्रों के फायदे के लिए ही है,
भारत जैसे विकासशील जो राष्ट्र हैं ये तो सिर्फ ठगे जाएंगे इसे, उनके विकासशील राष्ट्रों को छलने या ठगने की एक व्यवस्था की गई है सिर्फ। ये कुछ विद्वानों के अकॉर्डिंग इनका ये विचार है। क्वेश्चन लिखो एक, डब्ल्यूटीओ की सर्वोच्च संस्था है। डब्ल्यूटीओ की सर्वोच्च संस्था है। यह प्रश्न बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है अभी। पहला लिखो मंत्री स्तरीय सम्मेलन, मंत्री स्तरीय सम्मेलन, मंत्री स्तरीय सम्मेलन। दूसरा लिखो जनरल काउंसिल, जनरल काउंसिल, जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल। तीसरा लिखो वस्तुओं में व्यापार की काउंसिल, वस्तुओं में व्यापार की काउंसिल, वस्तुओं में व्यापार की काउंसिल। अरे काउंसिल लिख लो चाहे परिषद लिख लो, एक बात है। काउंसिल को हिंदी में क्या कहते हैं? परिषद। और 4 नंबर लिखो सेवाओं में व्यापार की काउंसिल, सेवाओं में व्यापार की काउंसिल। दोबारा सुन लो, मैंने आपको लिखा है कि डब्ल्यूटीओ की सर्वोच्च संस्था कौन सी है। मंत्री स्तरीय सम्मेलन लिखाया है, और कौन सा लिखा है भाई? जनरल काउंसिल लिखाया है, वस्तुओं में व्यापार की काउंसिल लिखाया है, सेवाओं में व्यापार की काउंसिल लिखाया है। अब बताओ इसमें तो उपरोक्त सभी भी नहीं है। 2 नंबर, इसमें आएगा 1 नंबर मंत्री स्तरीय सम्मेलन। लिखो इसी के अंदर इसका डब्ल्यूटीओ के सभी महत्वपूर्ण निर्णय, डब्ल्यूटीओ के सभी महत्वपूर्ण निर्णय इसके मंत्री स्तरीय सम्मेलन, इसके मंत्री स्तरीय सम्मेलन में लिए जाते हैं। डब्ल्यूटीओ के सभी जो महत्वपूर्ण डिसीजन है वो इसके मंत्री स्तरीय सम्मेलन में लिए जाते हैं। फिर लिखो नीचे मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, मंत्री स्तरीय सम्मेलन है कि प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में कम से कम एक बैठक, प्रत्येक 2 वर्ष में कम से कम एक बैठक अवश्य होगी, अवश्य होगी। मतलब मंत्री स्तरीय सम्मेलन की 2 साल में एक बैठक होना आवश्यक है। फिर लिखो जनरल काउंसिल, जनरल काउंसिल मंत्री स्तरीय संस्था का, मंत्री स्तरीय संस्था का कामकाज देखने के लिए, मंत्री स्तरीय संस्था का कामकाज देखने के लिए गठित की गई है। देखो मैंने आपको लिखा है जनरल काउंसिल मंत्री स्तरीय संस्था जो है उसका कामकाज देखने के लिए गठित की गई है। अगर प्रश्न आ जाए मंत्री स्तरीय सम्मेलन या मंत्री स्तरीय संस्था का कामकाज कौन देखता है,
तो कौन देखता है? जनरल काउंसिल। भाई मैं इतना इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि आपके अलग से दे रखा है WTO, तो हो सकता है थोड़ा सा आपसे डीपली पूछ ले। फिर लिखो आगे, जनरल काउंसिल, जनरल काउंसिल ही, जनरल काउंसिल ही विवाद निपटान संस्था, विवाद निपटान संस्था, विवाद निपटान संस्था और व्यापार नीति समीक्षा, व्यापार नीति समीक्षा, व्यापार नीति समीक्षा की बैठकें बुलाएगी, बैठकें बुलाएगी। तो जनरल काउंसिल का क्या काम है भाई? वह व्यापार विवाद निपटार, विवाद निपटान संस्था की मीटिंग बुलाएगी, और व्यापार नीति समीक्षा की मीटिंग कौन बुलाएगा? जनरल काउंसिल बुलाएगी। फिर लिखो, जनरल काउंसिल के, जनरल काउंसिल के अधीन, जनरल काउंसिल के अधीन 3 अलग अलग, जनरल काउंसिल के अधीन 3 अलग अलग काउंसिल बनाई गई हैं। जनरल काउंसिल के अधीन 3 अलग अलग काउंसिलें बनाई गई हैं। अब वो 3 कौन सी हैं? लिखो, वस्तुओं में व्यापार की काउंसिल, पहली कौन सी लिखाई है? वस्तुओं में व्यापार की काउंसिल, अभी थोड़ी देर पहले लिखा है ना आपने, वह वस्तुओं में व्यापार की काउंसिल। दूसरी लिखो, सेवाओं में व्यापार की काउंसिल, सेवाओं में व्यापार की काउंसिल। और तीसरी है व्यापार संबंधी, व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकारों की काउंसिल, व्यापार संबंधी बौद्धिक अधिकारों, बौद्धिक अधिकारों की काउंसिल, व्यापार संबंधी बौद्धिक अधिकारों की काउंसिल। अब एक क्वेश्चन लिखो, लिखाऊं भाई? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित विवादों को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित विवादों को निपटाने की संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी विवादों को निपटाने की संस्था, या इसकी जगह मंच भी लिख सकते हैं, संस्था या मंच है। पहला ऑप्शन लिखो, विश्व बैंक। दूसरा लिखो IMF। तीसरा लिखो WTO। और 4 नंबर लिखो उपरोक्त सभी। इसमें उपरोक्त सभी मत कर देना आप, इसमें कौन सा है? WTO। 3 नंबर। अगला क्वेश्चन लिखो, WTO का कार्य है,
WTO का कार्य है? पहला लिखो, केवल वस्तुओं के व्यापार को एक मिनट, केवल शब्द हटा दो, सिर्फ इतने लिखो, वस्तुओं के व्यापार को प्रोत्साहित करना, वस्तुओं के व्यापार को प्रोत्साहित करना। दूसरा लिख लो, सेवाओं के व्यापार को प्रोत्साहित करना। तीसरा लिखो, अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना। अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना। 3 लिख लिया आपने। अब पहला ऑप्शन लिखो, केवल विकल्प 1। दूसरा लिखो, विकल्प 1 व 2। तीसरा लिखो, विकल्प 1, 2 व 3। अरे पहले में विकल्प 1 और 2, दूसरे में, पहले में तो विकल्प 1, दूसरे में विकल्प 1 और 2, तीसरे में विकल्प 1, 2 और 3, और चौथा लिखो इनमें से कोई नहीं है। इसमें करना आप 3 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना भी WTO का ही कार्य है, इसी का उद्देश्य है। क्लियर यहां तक? अब आपका WTO कंप्लीट हो गया है। अरे नहीं नहीं, अभी टॉपिक थोड़ी कंप्लीट हुआ है, आपका WTO कंप्लीट हुआ है। अब आपको इसमें थोड़ा सा ये और पढ़ना पड़ेगा कि जो भारत में जो सुधारात्मक नीतियां लागू की गई हैं या इकोनॉमिक रिफॉर्म लागू किए गए हैं, तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके। लिखो, सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था। अरे टॉपिक वही चल रहा है, हेडिंग डालो बस तुम्हें। अरे लाल लिख लो, नीलम लिख लो, कालम लिख लो, क्यों लिख लो, लिखड़े होना चाहिए। अब ये भी मैं आपको बताऊंगा कि लाल से लिखो और ये नीले से लिखो। हाँ हेडिंग डाल लो तुम, हेडिंग लाल से डालते हो क्या? हाँ तो लाल से डाल लो। यह है सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था। क्या लिख दिया मैंने? अरे यार, संशोधन के लिए। हाँ, सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा। अरे तो संशोधन कर लिया करो दे। हाँ, कोई दे प्राइमरी का टापर तो हाथ को नहीं। हाँ, सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा लिखो। मतलब इस समीक्षा में अपन ये पढ़ेंगे कि जब से इकोनॉमिक रिफॉर्म लागू किए गए हैं, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण लागू किया गया है, तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, लिखो इसके अंदर। लिखो, उदारीकरण, 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 निजीकरण, उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण संबंधी आर्थिक सुधारों, आर्थिक सुधारों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर
निम्न सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, निम्न सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। लिखो इसमें भारत के सकल घरेलू उत्पाद में, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1991 के बाद, 1991 के बाद निरंतर वृद्धि हुई है। निरंतर वृद्धि हुई है। देखो मैंने आपको ये लिखा है कि 1991 के बाद में भारत की जो जीडीपी है, ये तो सकल घरेलू उत्पाद है भाई, भारत की जो जीडीपी है उसमें निरंतर क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और आपको पता है कि आर्थिक समृद्धि अपन किससे मापते हैं, जीडीपी से मापते हैं। इसका मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि बढ़ी है। समझ में बात को? आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर बढ़ी है। लिख लो, ये लाइन में लिख लो, क्योंकि समृद्धि दर जीडीपी से नापी जाती है। अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था की संवृद्धि दर बढ़ी है। भारतीय अर्थव्यवस्था की संवृद्धि दरें बढ़ी है भाई, ग्रोथ बढ़ी है। अब एक चीज और समझ लेना आप, देखो जीडीपी बढ़ी है, इसका मतलब ग्रोथ रेट तो बढ़ गई। अब जीडीपी के अंदर आपको पता है कि 3 क्षेत्र हैं अलग अलग। एक तो कृषि क्षेत्र भी है आपका, एक उद्योग क्षेत्र है और एक सेवा क्षेत्र है। अब आपको यह देखना है कि जब से ये आर्थिक सुधार लागू किए गए हैं तो क्या तीनों क्षेत्रों में सुधार हुआ है, क्या तीनों क्षेत्रों में ग्रोथ रही है क्या? तो इसमें ध्यान रखना, कृषि क्षेत्र में कोई ग्रोथ नहीं हुई, औद्योगिक क्षेत्र को भी कोई विशेष फायदा नहीं हुआ, केवल सर्विस सेक्टर को क्या हुआ है, फायदा हुआ है। अगर कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र भी यदि फायदे में होते, अगर इनमें भी ग्रोथ होती तो अपने देश में बेरोजगारी नहीं बढ़ती। अपने देश में बेरोजगारी बढ़ने का कारण यही है कि सिर्फ सर्विस सेक्टर बढ़ने के कारण से अपनी ग्रोथ रेट बढ़ गई। और सर्विस सेक्टर है वो ज्यादा रोजगार सर्जित नहीं करता है। ज्यादा रोजगार सर्जित करने वाला क्षेत्र कौन सा है, कृषि और उद्योग। और आर्थिक समृद्धि का लाभ इन क्षेत्रों को नहीं मिला। लिखो, नीचे इसी के अंदर लिखना आप 1 नंबर पॉइंट में ही, हाँ इसी में 1 नंबर में लिखा रहा हूं आगे। इस दौरान मतलब कौन से दौरान, 91 के बाद में, इस दौरान कृषि की वृद्धि दर में कमी आई है। कृषि की वृद्धि दर में कमी आई है। कहने का मतलब यह है कि 1991 के बाद में कृषि की जो वृद्धि दर है उसमें कमी है, मतलब कृषि की हालत और ज्यादा खराब हुई है। और यह आपको पता है 1991 से पहले जो लोग खेती करते थे वो आराम से अपना जीवन जीते थे, उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। बताओ आप, दिक्कत थी क्या 91 से पहले? लेकिन 1991 के बाद में पॉलिसी ऐसी बनी कि कृषि धीरे धीरे कृषि क्या है, डाउन होती चलेगी। और कृषि डाउन होने की वजह से ही क्या है कि खेती करने वाले जो लोग हैं उनको खेती छोड़ करके कोई दूसरा काम धंधा सोचने की दिक्कत आई है, नौबत आई है। और अगर खेती की हालत खराब नहीं होती तो लोग जो खेती कर रहे थे उनको दूसरा रोजगार ढूंढने की जरूरत नहीं थी। फिर लिखो नीचे, तथा, इसी का लिखो, तथा औद्योगिक क्षेत्र में, तथा औद्योगिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव हुए हैं। औद्योगिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव हुए हैं भाई, इसमें अप डाउन आया है तो इसका मतलब इसको भी अपन फायदा नहीं मान सकते। आगे लिखो, केवल सेवा क्षेत्र में, केवल सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई, केवल सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई।
ये प्रश्न बहुत बढ़िया बनता है कि 1991 के बाद या उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र में क्या परिवर्तन देखने को आया है? तो कृषि क्षेत्र में गिरावट आई है, औद्योगिक क्षेत्र में अप डाउन हुआ है, सेवा क्षेत्र में क्या हुई है? ग्रोथ हुई है, और देश की जीडीपी बढ़ी है। तो फिर देश की जीडीपी बढ़ गई कैसे? कृषि क्षेत्र में कोई ग्रोथ नहीं है, औद्योगिक क्षेत्र में नहीं है, तो फिर जीडीपी कैसे बढ़ गई? सिर्फ सेवा क्षेत्र के। दूसरा पॉइंट लिखो, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दूसरे में लिखा रहा हूं आपको, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसको शॉर्ट में आप क्या कह सकते हो? एफडीआई। एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी विनिमय रिजर्व में, विदेशी विनिमय रिजर्व में तेजी से वृद्धि हुई है। विदेशी विनिमय रिजर्व, विदेशी विनिमय रिजर्व में तेजी से वृद्धि हुई है। कहने मतलब 1991 के बाद में एफडीआई खूब बढ़ा है, खूब विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आया है, और अपना जो विदेशी विनिमय रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार, अगर आप इसके ये लैंग्वेज याद नहीं रहे तो आप इसको ये लैंग्वेज लिख सकते हो आप, विदेशी मुद्रा भंडार किसके पास रहता है? विदेशी मुद्रा भंडार है आरबीआई के पास। तो विदेशी मुद्रा भंडार खूब बड़ा है। फिर लिखो, भारत, इसी के अंदर लिखना है, भारत विदेशी विनिमय रिजर्व का, भारत विदेशी विनिमय रिजर्व, अरे इसका मतलब विदेशी मुद्रा के भंडार के मामले में भारत विदेशी विनिमय रिजर्व का सातवां सबसे बड़ा राष्ट्र बन गए। सातवां सबसे बड़ा राष्ट्र बन गए, मतलब आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा भंडार क्या है? बड़ा है। तीसरा लिखो, तीसरा पॉइंट, 1991 के बाद में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले अपने? सकारात्मक इफेक्ट क्या हुआ है? देश की जीडीपी बढ़ी है, मतलब देश की आर्थिक समृद्धि दर बढ़ी है, और देश का विदेशी विनिमय रिजर्व बढ़ा है, एफडीआई बढ़ा है। तीसरा लिखो, भारत वाहन मतलब मोटर गाड़ियां, वाहन, कल पुर्जों, इंजीनियरिंग उत्पादों लिख लिया क्या आपने? मैंने आपको लिखा है भारत वाहन, कल पुर्जों, इंजीनियरिंग उत्पादों, सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों, सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों और वस्त्रों, कपड़े होते हैं ना, वस्त्रों के सफल निर्यातक के रूप में जगह बनाई है। सफल निर्यातक के रूप में जगह बनाई है। इसका मतलब 1991 के बाद में भारत का निर्यात बढ़ा है। किसका निर्यात बढ़ा है? वाहनों का, कलपुर्जों का, और इंजीनियरिंग उत्पादों का, और सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों का, और वस्त्रों का एक बड़ा निर्यातक बना है।
फिर लिखो आगे, 3 हो गए ने। 4 नंबर पर लिखो, बढ़ती कीमतों पर, बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण लगा है। बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण लगा है। देखो याद करो, आपने लिखा था कि 1990-91 में भारत में मुद्रास्फीति बहुत भयंकर हो गई थी, तो इसके ऊपर भी क्या है, थोड़ा कंट्रोल लगा है। ये तो हो गई आपको डब्ल्यूटीओ के जो सकारात्मक, नहीं डब्ल्यूटीओ के नहीं, सॉरी, आर्थिक सुधारों के सकारात्मक पक्ष, मतलब इसमें क्या फायदा हुआ है। तो आपको एक तो भारत की समृद्धि दर बढ़ी है, ये फायदा हुआ है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है और विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ा है, और भारत बहुत सारी वस्तुओं के निर्यातों में अच्छी सफलता प्राप्त की है, वो लिखा है ना आपको। और इसके अलावा बढ़ती कीमतों के ऊपर नियंत्रण लगा है। लेकिन इसमें यह जरूर याद रखना भाई, संवर्धी, सिर्फ संवर्धी का फायदा कौन से सेक्टर को मिला है, सिर्फ सर्विस सेक्टर को मिला है। एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर को इसका फायदा नहीं मिला है, यह जरूर याद रख लेना इसमें। अब लिखो नकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष। नकारात्मक पक्ष, पहला लिखो, संवर्धी रोजगार विहीन रही है। संवर्धी रोजगार विहीन रही है। संवर्धी रोजगार विहीन रही है, समझ में आ गई कि भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रोथ तो खूब किया है, लेकिन जितना ग्रोथ किया है उतना रोजगार सर्जित नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि भारत की जो ग्रोथ है वो केवल सर्विस सेक्टर के कारण हुई है, और सर्विस सेक्टर में ज्यादा रोजगार सर्जित नहीं होते। यदि यही ग्रोथ यदि एग्रीकल्चर सेक्टर में होती, ये ग्रोथ यदि इंडस्ट्रियल एरिया में होती, तो निश्चित रूप से भारत में रोजगार सर्जित होते। तो इसका मतलब संवर्धी का फायदा रोजगार के रूप में नहीं मिला भारत के लोगों को। दूसरा लिखो, सुधार कार्यों से कृषि क्षेत्र को, सुधार कार्यों से कृषि क्षेत्र को कोई लाभ नहीं मिला। कोई लाभ नहीं मिला। अब इसमें आपको 2-3 एक चीजें और लिखनी है भाई। कृषि क्षेत्र को कोई फायदा नहीं हुआ है, अब इसमें 2-3 एक चीजें लिखनी है। लिखो, कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय, कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय लिख लिया क्या आपने? सार्वजनिक व्यय कौन से सेक्टर में? कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय विशेष करे आधारिक संरचना, विशेषकर आधारिक संरचना। आधारिक संरचना मतलब समझ रहे हो क्या आप? इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्रीकल्चर से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, या मतलब जो ढांचागत व्यवस्थाएं सुविधाएं होती हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो देखो आपको ये चीजें मैं बता चुका हूं बहुत बार, जैसे आर्थिक संरचनात्मक ढांचा, सामाजिक संरचनात्मक ढांचा। जैसे सामाजिक संरचनात्मक ढांचा मतलब वो बेसिक सुविधाएं जो समाज के विकास के लिए जरूरी होती हैं, जैसे एजुकेशन है, आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, चिकित्सा है, रोजगार है। ये क्या है? समाज के विकास के लिए जरूरी होती हैं। तो ये समाज की बेसिक सुविधाएं या सामाजिक के आधारभूत ढांचा होता है। ऐसे आर्थिक आधारभूत ढांचा जो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जरूरी होता है। और कृषि आधारिक संरचना मतलब जो कृषि के विकास के लिए जरूरी है। लिख लो आप इसके अंदर, वो लिख लो। चलो, कृषि आधारिक संरचना अर्थार्थ है बिजली, अर्थार्थ बिजली, सिंचाई, बिजली, सिंचाई, सड़क निर्माण, बाजार संपर्कों,
अरे भाई एग्रीकल्चर के लिए जरूरी है ना कि मार्केट से भी उनका संपर्क रहे, बाजार संपर्कों और शोध प्रसार, शोध प्रसार मतलब अनुसंधान, शोध प्रसार आदि पर वे में कमी आई है, आदि पर वे में कमी आई है। लिख लिया कि सबने? देखो वैसे तो छोटी सी बात है कि 1991 के बाद में भारत का जो सार्वजनिक व्यय है वो एग्रीकल्चर पर क्या हो गया है, कम हो गया है। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पर खर्चा कम कर दिया है गवर्नमेंट ने। और विशेष रूप से कौन सा खर्चा कम किया है? जो एग्रीकल्चर की रीढ़ मानी जाती है, जो एग्रीकल्चर के विकास के लिए बहुत जरूरी है, आधारिक संरचना और आधारिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही गवर्नमेंट ने खर्चा क्या कर दिया, कम कर दिया, जिसकी वजह से खेती पिछड़ गई, क्योंकि पॉलिसियां ऐसी बन गई। अब देखो आधारिक संरचना में मैंने क्या क्या लिखा है आपको, बिजली के ऊपर, क्योंकि खेती के विकास के लिए बिजली बहुत जरूरी है, और सिंचाई सुविधाओं का विकास बहुत जरूरी है, मार्केट से संपर्क बहुत जरूरी है, सड़कों का निर्माण बहुत जरूरी है। तो इनके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, खर्चा कम कर दिया। फिर लिखो अगली लाइन इसी के अंदर है, उर्वरकों पर उर्वरकों पर सब्सिडी, इसी के अंदर उर्वरकों पर सब्सिडी की आंशिक समाप्ति ने, उर्वरकों पर सब्सिडी की आंशिक समाप्ति ने कृषि उत्पादन लागत को बढ़ा दिया है, कृषि उत्पादन लागत को बढ़ा दिया है। मेरे हिसाब से लाइन समझ आगे होगी। खेती की उत्पादन करने की, कृषि प्रोडक्ट उत्पादन करने की कॉस्ट बढ़ गई है, क्योंकि गवर्नमेंट जो उर्वरकों पर जो सब्सिडी देती थी उस सब्सिडी को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। अगर गवर्नमेंट उर्वरकों पर सब्सिडी देती तो खेती की लागत क्या होती है, कम होती। लागतें तो बढ़ गई, मार्केट में भाव मिल नहीं रहा है। फिर लिखो कृषि उत्पादों पर, इसी के अंदर कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती, कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती, इसको समझो आप थोड़ा। देखो और क्या किया है, कृषि आयातों पर जो प्रशुल्क लगाती थी उसको भी खत्म कर दिया, जबकि अमेरिका के अंदर, अमेरिका की सरकार है वो किसानों को बहुत ज्यादा सब्सिडी देती है, तो वहां का जो कॉस्ट है वो तो बहुत कम है। भारत सरकार ने सब्सिडी क्या कर दी, कम कर दी, तो भारत के जो किसानों की जो लागत है वो बढ़ गई। तो इसका मतलब सस्ता किसका होगा अनाज है, अमेरिका का। अमेरिका का अनाज सस्ता होगा, तो अमेरिका का जो है या दूसरे देशों का जो अनाज है वो भारत में आने लग गया, कृषि प्रोडक्ट भारत में आने लग गया, और वो भारत में आने लग गया, इसका मतलब भारत के किसानों को भाव नहीं मिला। तो क्या लिखा दिया मैंने आपको, कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में क्या कर दी, कटौती, कोमा लगाओ, कम न्यूनतम समर्थन मूल्यों, कम न्यूनतम समर्थन मूल्यों, लिख लिया क्या आपने, कम न्यूनतम समर्थन मूल्यों। मेरे हिसाब से ये समझ रहे होंगे आप, मतलब बात कर रहे हैं किसकी, एमएसपी की, एमएसपी की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। अरे जानते हो ना सब एमएसपी, हाँ। तो एमएसपी को भी क्या रखा है, कम रखा है, न्यूनतम समर्थन मूल्यों, और इन पदार्थों के कौन से, मतलब कृषि पदार्थों के, इन पदार्थों के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध, इन पदार्थों के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटाए जाने के कारण
हटाए जाने के कारण कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अब आप अगला पॉइंट लिखो 3 नंबर। देखो नकारात्मक पक्ष में 2 पढ़ लिए अपने पॉइंट। एक तो जो ग्रोथ रही है वो रोजगार विहीन रही है। दूसरा आपने पढ़ लिया कि भाई खेती की हालत क्या हुई है, खराब हुई है। अब खेती की हालत खराब क्यों हुई है, इसके क्या कारण रहे हैं, वो मैंने आपको लिखा दिए। तीसरा लिखो आंतरिक उपभोग की आंतरिक उपभोग की खाद्यान्न फसलों के स्थान पर आंतरिक उपभोग की खाद्यान्न फसलों के स्थान पर निर्यात के लिए नकदी फसलों पर अधिक बल दिया जा रहा है। नकदी फसलों पर अधिक बल दिया जा रहा है, जिससे खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ रही हैं। लिख लिया क्या आपने? जिससे खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ रही हैं। मैंने आपको लिखाया कि आंतरिक उपभोग की खाद्यान्न जो वस्तुएं हैं, ठीक है ना, खाद्यान्न की जो फसलें हैं उनके स्थान पर है, कहने मतलब गेहूं है, चावल है, बाजरा है, ये अपने जो खाद्यान्न है, दालें हैं, इनके स्थान पर नकदी फसलों पर बल दिया जा रहा है। कहने मतलब जो निर्यात किया जा सके उनके ऊपर जोर दिया रहा है। तो इससे देश में क्या है, फूड प्रॉब्लम की समस्या आ गई, मतलब खाद्यान्नों की समस्या आई है। खाद्यान्न कम हो गए, और खाद्यान्न जब कम हो गए तो खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ गई। और यह आपको पता है कि भारत में आधी पब्लिक ऐसी है कि वो सिर्फ कमाती इतना है कि वो इससे अपना खाद्यान्न खरीद सके। अब ये खाद्यान्न भी महंगा हो गया, समझ नहीं, खाद्यान्न महंगा हो गया तो इसका मतलब देश के गरीबों के ऊपर और ज्यादा चोटें लग गई, और ये लगातार क्या है, लगती जा रही है। 4 नंबर लिखो भारत सरकार प्रति वर्ष विनिवेश लक्ष्य निर्धारित करती है। विनिवेश लक्ष्य निर्धारित करती है, जिससे सार्वजनिक उपक्रमों को औने पौने दामों में, मतलब कम मूल्यों पर, लिख लिया गया आपने? सार्वजनिक के कम मूल्यों पर लिख लो आप। हालांकि सही वर्ड तो औने पौने ही होता है, मतलब इफेक्टिव जो वर्ड है वो तो वही है, बाकी आप कम लिख लो भले, कोई दिक्कत का नहीं। हाँ, जिससे भारतीय उद्यमों को क्या है, औने पौने दामों पर बेचा जा रहा है। औने पौने दामों पर बेचा जा रहा है। अभी एक सर्वे ये बता रहा है कि भारत का जो बहुत सारे रेलवे प्लेटफॉर्म हैं और रेल मार्ग है, उनकी जो ट्रेनें हैं वो करीबन 1500 करोड़ रुपए में बेच दी गई हैं, जबकि उनकी कीमत है 35,000 अरब डॉलर। हाँ, उनको बेच दिया गया है 1500 करोड़ के रुपए। हाँ, तो ये औने पौने दामों में तो बेचना हुआ, मतलब मार्केट वैल्यू अगर लगाई जाती है तो उससे कई गुना ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मतलब सैकड़ों गुना ज्यादा।
अडानी को। हाँ है। तो ये आज का नहीं, ये चल रहा है उदारीकरण, वैश्वीकरण का दौर है। और इसमें ये लक्ष्य दिए गए कि आप धीरे धीरे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को निजी क्षेत्र को बेचो। हालांकि कांग्रेस गवर्नमेंट में भी बेचने का काम था, लेकिन उस पर एक्सीलेटर पर पग थोड़ा सा धीरे था, और इसने क्या है पूरा एक्सीलेटर दबा दिया है, फटाफट कर दो इसको। हाँ भाई, उसमें तो थोड़ा थोड़ा, इसमें तो एक चीज और थी, उसमें कांग्रेस सरकार थी, वो बेच भी रही थी तो साथ साथ में सरकार के उद्यम लगा भी रही थी, सार्वजनिक उद्योग लगा भी रही थी, तो जिससे क्या बैलेंस बना हुआ था। भाई उस बेच रही थी तो साथ साथ में लगा रही थी बैलेंस। अब इसने क्या, सार्वजनिक उद्योग तो लगाने बंद कर दिया और उसको बेचना फटाफट फटाफट बेचना शुरू कर दिया कि जल्दी से काम इसको खत्म करो, ये गवर्नमेंट का साफ झंझट ही खत्म हो जाए। भाई भाई गवर्नमेंट के उद्योग अगर खत्म हो गए तो फिर ये कि पब्लिक की शिकायत किसको करेगी? फिर गवर्नमेंट को तो शिकायत करेगी नहीं। भाई गवर्नमेंट क्या करे इसमें? भाई प्राइवेट स्कूल वाले अगर ढंग से नहीं पढ़ाते तो आप गवर्नमेंट को शिकायत करते हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले यदि सही से इलाज नहीं करते गवर्नमेंट को शिकायत करते हो गया। तो गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारियों से बच रही है कि जिम्मेदारी खत्म करो ना आप, कि साहब मारो काम थोड़ी है, बाका ना बात करो शिकायत है सारे और वहां से सुनेगा कौन आपकी? चलो लिखो, आगे लिखो। क्या हो गया? 5 नंबर लिखो, बस 1-2 पॉइंट और है। सुधार अवधि, सुधार अवधि, 5वां पॉइंट लिखो, सुधार अवधि में आय असमानताओं में, सुधार अवधि में आय असमानताओं में वृद्धि हुई है। आय असमानताओं में वृद्धि हुई है, ये आप समझ गए होंगे। जो पैसे वाले हैं वो और ज्यादा वाले पैसे वाले हो रहे हैं, और गरीब है वो और ज्यादा गरीब। तो इसमें जो असमानता का जो दायरा था वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अगला लिखो, शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य जो बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षा और स्वास्थ्य की अनदेखी की गई है, शिक्षा और स्वास्थ्य की अनदेखी की गई है। और अब तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। जो बढ़िया बढ़िया एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट हैं, आईआईटी, आईआईएमएफ, ठीक है ना, और जेएनयू यूनिवर्सिटी, जगह तो कह दियो साहब ये तो टुकड़ा टुकड़ा गैंग है, इन करो इन्हें। तो ये जो चीजें हैं, ये एजुकेशन को खत्म करने का सिस्टम है, ताकि देश में क्वालिटी के लोग उत्पन्न नहीं हो। बावड़ा बावड़ा हो, जब जच्चा भाई नारा लगाओ तो नारा लगाओ, रैलियां में जालेंगे तो रैलियां में जालेंगे तैयार हो, और बन गए साहब अब तो वो भंडारा हो रहा है तो भंडारा में ले जाओ, या फिर बन गढ़े ले जाओ, चाहे जड़े रेलम में ले जाओ, बन कोई दिक्कत कोई नहीं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएंगे। समझ किस में होती है? जो एजुकेटेड होता है उसमें समझ होता है, वो जान जाता है कि क्या चीजें खराब है क्या सही है उनके लिए, वो सही डिसीजन करता है। अब इससे सही डिसीजन नहीं कर पाए, इसके लिए एजुकेशन का सिस्टम क्या है, धीरे धीरे खराब किया जा रहा है, और स्वास्थ्य का सिस्टम धीरे धीरे खराब किया जा रहा है। जैसे कोरोना आई है, कोरोना का जो सिस्टम है वो सिस्टम इसी से रिलेटेड है। ये बिल्कुल एक वर्ल्ड लेवल की साजिश है, हालांकि मैं बोलता हूं गलत इसके अंदर क्योंकि ये तो गलत, लेकिन हकीकत यही है। हाँ, हकीकत यही है। हाँ चलो लिखो, तुम आगे लिखो। हाँ आगे लिखो, तुम लास्ट लिख लो। इसमें 2-3 एक पॉइंट आप लिख लो, आप इसके अंदर। हाँ लिखो, भारत में, भारत में इसी के अंदर लिखना 1-2 पॉइंट आपको। भारत में स्वास्थ्य पर, भारत में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय का, भारत में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय, भारत में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय जीडीपी का केवल 1.1% है।
केवल 1.1% है। सुधार लो स्वास्थ्य। गवर्नमेंट अपनी जीडीपी का सिर्फ कितना खर्च कर रही है? 1.1% खर्च कर रही है। फिर लिखो, विश्व में केवल 9 देश ऐसे हैं जिनमें केवल 9 देश ऐसे हैं जिनमें इससे भी कम स्वास्थ्य पर व्यय किया जाता है। स्वास्थ्य पर किया जाता है। इसका मतलब अपने को खुश हो जाना चाहिए। क्या भाई, खुश हो जाना चाहिए कि साहब अत्ता देश ही भी नौ तो मैं ज्यादा बढ़िया आगे। भाई इतना देश है, उनमें से कम से कहने को साहब भारतीय अर्थव्यवस्था को 1 नंबर पर ले आए हैं। 1 नंबर की भारतीय अर्थव्यवस्था बना दिया। मैंने पूछा क्या मिला है होदे, क्षेत्र तो बताओ, फील्ड तो बताओ, कौन सा मामले में 1 नंबर पर आई है? फेंक बाबा ये कि 1 नंबर पर आ गई है साहब, व्हाट्सएप पर लिख दिए 1 नंबर पर। अब लोगों के भारत में 70% क्या 90% लोग ऐसे हैं जो दिमाग अपना लगाते ही नहीं है। व्हाट्सएप पर आगो सही है तो साहब 1 नंबर पर आ गई भारतीय अर्थव्यवस्था। 1 नंबर पर आ गई है। अब पूछा आई क्या में है तो या 1 नंबर पर कोई बताओ तो सही क्या चीज कमाई है। फिर लिखो आगे। तो स्वास्थ्य में तो आपने देख ली स्थिति, केवल 9 राष्ट्र ऐसे हैं जो भारत से कमजोर है, बाकी सारा है भारत से ऊपर ही स्वास्थ्य का मामला। अच्छा पाकिस्तान के साथ क्या होगा कि पाकिस्तान ने बहुत से मामलों में शिक्षा और स्वास्थ्य में भारत से ऊपर है। भूखमरी के मामले में भारत पाकिस्तान से पिछड़ गया है। बिल्कुल भूखमरी के मामले पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और ये राष्ट्र भूखमरी में भारत से काफी नीचे थे, मतलब इनमें भूखमरी ज्यादा थी। और अब भूखमरी के मामले में भारत की हालत इनसे ज्यादा खराब हो गई है। इनका मुकाबला नहीं कर रहा भारत अब। लेकिन ये डाटा उपलब्ध नहीं है। लेकिन वर्ल्ड की जो रिसोर्स है वो ये डाटा जो दे रहे हैं ना, उन डाटा में है कि भारत इन मामले बहुत ज्यादा पिछड़ गया है। भारत में गरीबी इन सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन कोई भी सरकार की एजेंसी गरीबी और बेरोजगारी के डाटा जारी नहीं कर रही है। रियल कंडीशन ये, कोई डाटा जारी नहीं कर रही है। कोई किसी को अनुमति नहीं कि आप डाटा जारी करो। लिखो आगे, लिखो एक लास्ट लिख लो आप। लास्ट कितना नंबर का पॉइंट है आपका? हाँ लिखो, व्यापक अल्प पोषण तथा कुपोषण। व्यापक अल्प पोषण तथा कुपोषण, अल्प पोषण तथा कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अल्प पोषण तथा कुपोषण, अरे कोई नया वर्ड थोड़ी है। अल्प पोषण तथा कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब इसमें 1-2 डाटा लिख लो आप। वर्ष 2020 में भारत का भूख सूचकांक मान 27.2 था। मतलब 2020 में भारत का भूख सूचकांक मान कितना था? 27.2। इसमें कोई परसेंट मत लिख देना आगे। अरे कोई परसेंट में नहीं आता है, इतना लिखा है। इसमें कोई यूनिट नहीं लिखी जाती आगे। कितना था? 27.2 था। आगे लिखो, जो गंभीर स्थिति है, मतलब ये सूचकांक जब 35 पर पहुंच जाता है तो इसका मतलब पूर्ण भूखमरी हो जाती है। 35 पर पहुंच जाता है तो इसका मतलब पूर्ण भूखमरी है। 0 के ऊपर कोई बिल्कुल भूखमरी नहीं है। तो ये 35 पर अगर पहुंच गया तो कंप्लीट भूखमरी है। भारत कहां तक पहुंच गया है?
27.2 तक पहुंच गया है, 1 नंबर पर आने वाला है। चलो आगे लिखो, फिर वो है कि भाई 1 नंबर पर तो पहुंचा ही दिया है ना। फिर लिखो, भारत में पिछले 3 दशकों की, भारत में पिछले 3 दशकों की, 3 दशकों का मतलब 30 साल, समझ आ गया नहीं, पिछले 3 दशकों मतलब 30 साल की तीव्र संवृद्धि के बावजूद, 3 दशकों की तीव्र संवृद्धि, तीव्र संवृद्धि मतलब तेजी से ग्रोथ कर रही है, तीव्र संवृद्धि के बावजूद अल्प पोषित बच्चों की सर्वाधिक संख्या, अल्प पोषित बच्चों की सर्वाधिक संख्या भारत में है। इसमें 1 नंबर पर आ गया अभी। अल्प पोषित बच्चों की सर्वाधिक संख्या कहां पर है? भारत में। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। कल आपके टॉपिक शुरू करेंगे अपने निर्धनता और खाद्य सुरक्षा वाला ना, वो कल शुरू कर देंगे आपके।